हेलो बच्चों, तो कैसे हो सब। तो मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी ये फिजिक्स चैनल में। तो बच्चों, अब तक हमने वेक्टर को कैसे शो किया जाता है, दो वेक्टर का एडिशन कैसे होता है, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, वो सारी चीजें हमने देख ली है। ठीक है। उसके अलावा हमने एक एनालिटिकल मेथड भी देखी कि अगर आप किसी वेक्टर को, एक वेक्टर को अगर दो कंपोनेंट से डिनोट करते हो, अगर एक वेक्टर को अगर आप एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट से शो करते हो, तो ऐसे केस में किसी दो वेक्टर का एडिशन कैसे हो सकता है वो भी हमने देखा था। हमने यूनिट वेक्टर से उसकी डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं वो भी देख लिया है। अगर किसी वेक्टर को मुझे शो करना है तो उसका एक एक्स कंपोनेंट होता है, उसका एक वाई कंपोनेंट होता है। हर एक वेक्टर को हम इस तरह से शो कर सकते हैं। एक्स कंपोनेंट को आई कैप से डिनोट करते हैं, वाई कंपोनेंट को जे कैप से डिनोट करते हैं। तो वो सारी चीजें अब तक हमने स्टडी कर ली है। अभी आज से क्या देखने वाले, तो अभी एक्चुअल में रियलिटी में वो वेक्टर का कॉन्सेप्ट मोशन इन प्लेन में कैसे अप्लाई होता है वो देखने वाले हैं। देखो, अब तक हम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पोजीशन क्या होता है वो हम देख चुके हैं। वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है वो भी देख चुके हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है वो भी देख चुके हैं। मतलब कि वो सारी चीजें हम देख चुके हैं, लेकिन वो सारी चीजें ना हम वन डायमेंशन के लिए देख चुके हैं। मतलब कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के लिए देख चुके हैं। लेकिन अभी तो मोशन इन प्लेन आएगा। और ज्यादातर हम यहां पे जो भी करेंगे, जो भी सारी चीजें देखेंगे, वो सारे किसी प्लेन के अंदर, मतलब कि एक्स वाई प्लेन मान लो, है ना। एक्स वाई प्लेन समतल, जिसको गुजराती में समतल बोला जाता है, तो एक्स वाई प्लेन मान लो, तो जो भी मोशन होगी अब वो टू डायमेंशन में होगी। एक्स डायरेक्शन में भी मोशन दिख रही होगी एंड वाई डायरेक्शन में भी दिख रही होगी। तो ऐसी चीजों के लिए, मतलब कि ऐसी मोशन के लिए कि जो प्लेन के अंदर होने वाली है, ऐसी मोशन के लिए कि जो 2D में होने वाली है, टू डायमेंशन में होने वाली है, एक्स डायरेक्शन में भी होगी, वाई डायरेक्शन में भी होगी, तो ऐसी मोशन के लिए भैया पोजीशन कैसे डिफाइन करेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफाइन करेंगे, वेलोसिटी इन 2D कैसे डिफाइन होती है, एक्सीलरेशन इन 2D कैसे डिफाइन होती है, तो सारी चीजें हम अभी स्टडी करेंगे। यस नो। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि यहां से हमारी मोशन इन प्लेन की जो सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना, मोशन इन प्लेन यहां से हमारी स्टार्ट होती है। यस नो। इससे पहले क्या देखा हमने, अब तक सिर्फ वेक्टर क्या होता है वो देखा, वेक्टर का एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, वो सारी चीजें देखी। ठीक है। लेकिन यहां से हमारी ये चैप्टर की शुरुआत होती है, जिसका चैप्टर का नाम है ना मोशन इन प्लेन। तो एक्चुअल में मोशन इन प्लेन मतलब कि मोशन इन एक्स वाई प्लेन मान लो, या फिर मोशन इन वाई जेड प्लेन मान लो, या फिर मोशन इन एक्स जेड प्लेन मान लो। ठीक है। तो इसको बोलते हैं मोशन इन प्लेन, 2D में होने वाली मोशन। अब तक हम 1D में होने वाली मोशन को देखे थे, अभी 2D में होने वाली मोशन को देखेंगे। तो जाहिर सी बात है कि अब तक जो भी मोशन इन स्ट्रेट लाइन 1D, जिसको बोला जाता है मोशन इन 1D, ठीक है, वन डायमेंशन, ठीक है, उसके लिए तो हम देख चुके थे वहां पे। उसके लिए पोजीशन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफाइन करते हैं। अच्छा, उसके अलावा एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, एक्सीलरेशन क्या होता है, उसमें भी इंस्टेंटेनियस क्या, एवरेज क्या, वो सारी चीजें हम वहां पे देखे थे। लेकिन वो सारी चीजें ना रिलेट करती थी सिर्फ वन डायमेंशन को। मतलब कि वहां पे हम आई कैप जे कैप सारी चीजें नहीं लगाते थे, क्योंकि हमें पता था कि यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में तो मोशन हो रही है। लेकिन अभी यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अभी यहाँ पे दोनों डायमेंशन में मोशन होने वाली है। तो यहाँ पे हमें उसका एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट एक्स से एंड वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट जे कैप से हमें डिफाइन करना पड़ेगा। यस और नो। तो इसीलिए वापस वही टर्म यहां पे रीडिफाइन करेंगे, लेकिन यहां पे दोनों कंपोनेंट के साथ। ठीक है। तो यहां पे है कुछ भी नहीं, वही पोजीशन, वही डिस्प्लेसमेंट, वही वेलोसिटी, वही एक्सीलरेशन, वही फॉर्मूला। लेकिन यहां पे होगा इतना कि यहां पे जो भी हम डिफाइन करेंगे उसके पास दोनों कंपोनेंट होंगे, एक्स डायरेक्शन का भी कंपोनेंट होगा, वाई डायरेक्शन का भी कंपोनेंट होगा, बस इतना फर्क आएगा। ठीक है। बाकी है वही सारी चीजें, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन वही है। बस यहां पे फर्क कितना आएगा कि यहां पे दोनों डायरेक्शन के कंपोनेंट हमें डिफाइन करने होंगे। मतलब कि अगर मैं यहां पे पोजीशन लिखूंगा तो वो दोनों कंपोनेंट के साथ लिखूंगा, एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट एंड वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट। ठीक है।
क्लियर है? तो चलिए शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले पोजीशन वेक्टर से, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट के पास जाएंगे। तो बच्चों ये वाली जो पहली फिगर है वो हमें क्या दिखा रही है? पोजीशन दिखा रही है, ठीक है। दूसरी वाली जो फिगर है वो हमें डिस्प्लेसमेंट दिखा रही है। चलिए पहले पोजीशन को समझते हैं। भैया अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं 2 डायमेंशन में उसके पोजीशन को डिफाइन करना चाहूं तो मैं कैसे कर सकता हूं? नॉर्मली अगर मैं नॉर्मल क्वेश्चन आपको पूछूं कि भाई मेरे पास एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, आपने शायद ऐसे प्लॉट प्लॉट किए होंगे, बहुत सारे ऐसे एक्स वाई समतल में प्लॉट किए होंगे। बच्चों मान लो कि मैं ये एक्स वाई प्लेन के अंदर मैं किसी एक पॉइंट पी को डिफाइन करना चाहता हूं, मैं इस पॉइंट पी का लोकेशन दिखाना चाहता हूं, तो मैं कैसे दिखा पाऊंगा? तो आप बोलोगे कि सर एक काम कर, ये पॉइंट पी तक पहुंचना है आपको, तो पहले एक्स डायरेक्शन में मान लो स्मॉल एक्स जितना आगे बढ़े, उसके बाद वाई डायरेक्शन में मान लो y जितना आगे बढ़े। तो सर जैसे ही आप ओरिजिन से x जितना x डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे एंड y जितना y डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे तो आप कहां पहुंचोगे? पॉइंट P के ऊपर पहुंचोगे। मतलब कि मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो पॉइंट P है उसका याम, उसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? x, y बनेगा। ये कोऑर्डिनेट क्या दिखाता है? कोऑर्डिनेट ये दिखाता है कि भैया अगर आपको पॉइंट P तक पहुंचना है तो आपको ओरिजिन से x डायरेक्शन में इतना चलना पड़ेगा, उसके बाद वहां से y डायरेक्शन में इतना चलना पड़ेगा, है कि नहीं? है कि नहीं? तो यहां पे 2D में कोई भी पोजीशन को अगर दिखाना हो तो उसके लिए आपको 2 कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये 2 डायमेंशन है ना। अगर सिर्फ x एक्सिस पे कोई मोशन होती तो ही मैं यहां पे लिख सकता हूं कि अच्छा ये ओरिजिन है तो यहां से अभी 2 मीटर दूर है, यहां से अभी 4 मीटर दूर है, यस और नो। तो ऐसा हम सिर्फ एक डायमेंशन के लिए दिखा सकते थे, लेकिन अगर जैसे ही हम 2 डायमेंशन में आ जाते हैं तो कोई भी पोजीशन को दिखाने के लिए आपको दोनों कंपोनेंट चाहिए। एक्स कंपोनेंट क्या, वाई कंपोनेंट क्या, वो दोनों यहां पे जरूरी बनेंगे, यस और नो। तो यहां पे सिमिलरली जैसे कि हम वहां पे प्लॉट करते थे तब हम कोऑर्डिनेट लिखते थे, कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते थे, उसी तरह से यहां पे हम पोजीशन के लिए भी एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट दोनों लिखेंगे, ठीक है। तो मान लो कि ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये है हमारी y एक्सिस, और कोई एक पोजीशन P मैंने यहां पे डिफाइन की है, ये वाले पॉइंट को, ये वाला पॉइंट जो भी है वो हमारा पॉइंट P है जिसको हम पोजीशन मानते हैं। तो बच्चों ये पोजीशन P का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं कि सर यहां से x जितना ये डायरेक्शन में बढ़ो, उसके बाद y जितना ये डायरेक्शन में चलो, तो आप पॉइंट P के ऊपर पहुंच जाओगे। मतलब कि हम कोऑर्डिनेट लिखना चाहे तो इसका लिख सकते हैं x, y, है ना, x, y कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, यस और नो। लेकिन हमें तो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिखना है ना। तो भैया वेक्टर है क्या? वेक्टर वही तो है, किसी पोजीशन को आइडेंटिफाई करके देता है ना। तो वेक्टर है क्या? वेक्टर फॉर्म में अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो भाई ये पॉइंट P है, उसका जो पोजीशन वेक्टर है जिसको हम बोलेंगे ब्लू कलर से जो हमने इंडिकेट किया है ना, ये ब्लू कलर वाली लाइन से, वो है हमारा पोजीशन वेक्टर। मतलब कि उसको हम यहाँ पे R से डिनोट करेंगे। तो बच्चों ये जो पॉइंट P है इसका पोजीशन वेक्टर R वेक्टर वो कैसे लिखेंगे? तो भैया R वेक्टर को हम लिखेंगे, देखो x डायरेक्शन में कितना चले x, y डायरेक्शन में कितना चले y, ठीक है। तो ये R वेक्टर के 2 कंपोनेंट हमने यहां पे दिखाए, मैंने दूसरा कंपोनेंट यहां पे ना दिखा के कहां पे दिखाया है? यहां पे दिखाया है, y एक्सिस पे दिखाया है, यस और नो। तो दिस इज द x कंपोनेंट, दिस इज द y कंपोनेंट। x कंपोनेंट है तो डायरेक्शन के साथ लिखना पड़ता है, इसलिए यहां पे लिखे x i कैप, और यहां पे y कंपोनेंट वो भी कंपोनेंट है, y डायरेक्शन का है, तो इसके लिए यहां पे लिखना पड़ता है j कैप। आप समझ सकते हो। तो r वेक्टर क्या होगा? r वेक्टर बच्चों होगा x i कैप प्लस y j कैप, दैट्स इट। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर, ये हो गया पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर, है कि नहीं? तो पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर क्या निकला? x i कैप प्लस y j कैप। यही तो होता है वेक्टर फॉर्म, और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है भाई। ये 2D में किसी की पोजीशन दिखानी है तो अल्टीमेटली ये बोलता है कि अगर किसी भी पॉइंट की पोजीशन आपको दिखानी है तो उसके लिए 2 डायमेंशन में आपको x कंपोनेंट भी चाहिए, y कंपोनेंट भी चाहिए, ठीक है। यहां पे सिर्फ लिखावट चेंज हुई, जैसे वहां पे कोऑर्डिनेट लिखते थे ना x, y, बस उसी तरह से यहां पे हम कोऑर्डिनेट को कुछ अलग तरीके से लिखते हैं जिसको हम वेक्टर फॉर्म बोलते हैं। वहां पे यहां पे मैं x, y नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा? x i कैप प्लस y j कैप। मतलब कि ये ऐसा बोलता है कि भैया पहले i कैप डायरेक्शन में x जितना चलो,
उसके बाद जे कैप डायरेक्शन में वाई जितना चलो, है कि नहीं। तो अल्टीमेटली इसका और इसका एडिशन वेक्टर ही तो होता है आर वेक्टर, है कि नहीं। तो अल्टीमेटली यहां पे पोजीशन वेक्टर को कुछ इस तरह से डिनोट किया जाता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट भाई? आसान है, एकदम आसान है। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। क्लियर हुआ ये क्लियर हुआ? ठीक है। तो इस तरह से हम किसी पोजीशन वेक्टर को लिख सकते हैं। मान लो बच्चों मैंने बोला कि भाई मेरे पास एक पॉइंट Q है और वो Q पॉइंट के लिए मैंने देखा तो इसका कोऑर्डिनेट 2,3 है, तो बताओ इसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा। इसका पोजीशन वेक्टर लेट्स से कि मैंने बोला कि वो R2 बनेगा, तो भैया R2 क्या लिख सकते हैं, R2 लिख सकते हैं। देखो इसका कोऑर्डिनेट मैंने लिखा, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, का कोऑर्डिनेट लिखा 2,3। तो बच्चों मैं यहां पे इसका पोजीशन वेक्टर Q का पोजीशन वेक्टर में क्या लिखूंगा, 2i कैप प्लस 3j कैप। क्लियर? सिंपल है ना, सिंपल है, एकदम सिंपल है। समझ में आया? ये क्या समझाता है हमें, ये क्या समझाता है भैया, ये R2 है ना, R2 के दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट x डायरेक्शन का, दूसरा कंपोनेंट y डायरेक्शन का। लेकिन ये y डायरेक्शन का कंपोनेंट यहां पे ना दिखा के हम कहां दिखाते हैं इसको, यहां पे दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये y डायरेक्शन का x कंपोनेंट कितना है, 2i कैप है, y कंपोनेंट कितना है, 3j कैप है। बात खत्म, बात खत्म। ठीक है, तो किसी भी आप पॉइंट के लिए जो भी एक्स वाई प्लेन के अंदर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते थे ना, वहां पे कोऑर्डिनेट सिस्टम को इस तरह से लिखते थे। यहां पे इसको हम वेक्टर फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखेंगे। बाकी बात तो वही है, बात तो वही है, और कुछ भी यहां पे डिफरेंट नहीं है। दोनों चीज एक ही चीज को पॉइंट आउट करती है। वहां पे ये 2,3 का मतलब ये होता है कि भाई यहां से 2 कदम आगे चलो एक्स डायरेक्शन में, फिर वाई। हम वहां पे ये आइडेंटिफाई करते थे। अगर पता हो तो आपको ये पता होगा कि आप वहां पे ये नोटिस किए होंगे कि भैया ये जो पहला कोऑर्डिनेट होता है ना वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, यानी जो दूसरा कोऑर्डिनेट होता है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है। यहां पे हम इसको कोऑर्डिनेट को आइडेंटिफाई करवाने के लिए क्या करते हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट के साथ आई कैप लगा देते हैं डायरेक्शन दिखाने के लिए, एंड ये वाई कोऑर्डिनेट के साथ जे कैप लगा देते थे डायरेक्शन दिखाने के लिए, है कि नहीं। बस इतना ही फर्क है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? आई होप सो कि आपको अभी ये क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर। अभी बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। ठीक है, ये हो गया पोजीशन वेक्टर। तो भैया पी का पोजीशन क्या निकलेगा, पी का पोजीशन वेक्टर जिसको हम आर से डिनोट किए हैं वो आर लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप से। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो तो उस तरह से अभी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखते हैं। भैया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा यहाँ पे, तो मान लो कि अभी ये वाली कोई एक ऑब्जेक्ट की मोशन का पाथ है। सो ब्लू कलर वाला जो ग्राफ है ना, इट इज द पाथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है यहाँ पे जिसकी मोशन का ये पाथ है। ठीक है, जिसकी मोशन का ये पाथ है। पहले मान लो बच्चों ऑब्जेक्ट कहां था, पॉइंट पी के ऊपर था। उसके बाद थोड़े टाइम बाद वो ऑब्जेक्ट कहां पहुंचा, तो भैया पी डैश के पास। अच्छा, ये जो पॉइंट पी है वो उसकी पोजीशन थी। थोड़े टाइम के बाद उसकी पोजीशन चेंज होके क्या हो गई, पी डैश हो गई। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि भैया ये जो पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है उसकी पोजीशन क्या होगी, मतलब कि उसको मुझे पोजीशन वेक्टर से डिनोट करना पड़ेगा। वेक्टर फॉर्म है तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर से लिखेंगे। यस और नो? उसको मैंने बोल दिया उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, आर है। सो आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा लेट्स से कि वो इतना डिस्टेंस x है एंड इतना डिस्टेंस x सॉरी y है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम देखने जाएंगे तो इसको मैं लिखूंगा x i कैप प्लस y j कैप। लिख सकते हैं हम लोग? बहुत ही बढ़िया, लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़े टाइम बाद उसकी पोजीशन चेंज होते 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 लेट्स से कि पी डैश हो गई। तो अभी उसकी नई पोजीशन क्या है, थोड़े समय के बाद पी डैश है। अच्छा, पी डैश का पोजीशन वेक्टर क्या बनाए, तो पोजीशन वेक्टर हम बनाए आर डैश। यहां पे लिखा है आर डैश। तो भैया पी डैश की पोजीशन क्या होगी, लेट्स से आर डैश। पी डैश की पोजीशन क्या होगी, लेट्स से आर डैश। तो आर डैश क्या लिख सकते हैं, मान लो बच्चों की यहां से यहां तक का दूरी जो भी है वो एक्स डैश है, और यहां से ये वाली जो दूरी है वो y डैश है। तो उस हिसाब से देखने जाए तो ये p डैश की पोजीशन क्या निकलेगी, p डैश का पोजीशन वेक्टर जिसको हमने r डैश से डिनोट किया है, तो उसको हम लिख सकते हैं x डैश i कैप प्लस y डैश j कैप, है ना। यस और नो? तो ये हो गई पॉइंट p की पोजीशन, ये हो गई पॉइंट p डैश की पोजीशन। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट? अच्छा, अभी देखो मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। मुझे क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन से, है कि नहीं।
अगर मुझे दो पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वो दोनों पॉइंट को सीधा जोड़ना पड़ेगा। ये सीधा जो भी जोड़ के जो हमें वैल्यू मिली वही होती है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहां पे अगर मैं लिखना चाहूं तो डिस्प्लेसमेंट यहां पे हमने डेल्टा आर से डिनोट किया है ना, डेल्टा आर से डिनोट किया, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर कैप कितना होगा, तो भैया क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, है ना। फाइनल पोजीशन मतलब कि आर डैश, इनिशियल पोजीशन मतलब कि आर। वैसे भी डेल्टा आर का मतलब यही होता है, डेल्टा एक्स लिखा हो तो आप क्या बोलोगे इसको, फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा डेल्टा जब भी आता है वो क्या दिखाता है, फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करो वो दिखाता है ना। तो यहां पे डेल्टा आर वेक्टर कितना होगा, आर डैश माइनस आर के बराबर, है कि नहीं। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर डैश, आर डैश कितना है बच्चों, तो एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप, ठीक है, माइनस आर कितना है, तो भैया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। हमें पता है आई का सब्ट्रैक्शन आई के साथ, जे का सब्ट्रैक्शन जे के साथ, तो कर दो सब्ट्रैक्शन, किसकी वेट कर रहे हो, करो सब्ट्रैक्शन। तो ये क्या होगा, एक्स डैश माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई डैश माइनस वाई जे कैप, क्लियर है कि नहीं। तो बच्चों यहां पे देखो डेल्टा आर वेक्टर हमारे पास क्या आया, डेल्टा आर वेक्टर हमारे पास आया एक्स डैश माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई डैश माइनस वाई जे कैप, ठीक है। अगर इसको समझना है ये एक्स डैश माइनस एक्स क्या होगा एंड वाई डैश माइनस वाई क्या होगा, तो उसके लिए वापस यहां पे फिगर के पास आते हैं, ध्यान से सुनना बच्चों। इसको हमने x बोला था, इतना डिस्टेंस x बोले थे, ठीक है। ये पॉइंट P की पोजीशन के लिए ये हमने x माना था, और यहां से ये जो वर्टिकल है, चलो इसको मैं ड्रॉ करके ही समझाता हूं तो आपको समझ में आएगा, तो ध्यान से देखिएगा। ब्लू कलर से मैं P की पोजीशन दिखा रहा हूं, तो बच्चों इसको हमने क्या बोला था, ये x बोला था, है ना, इतना x बोले थे, और इतना यहां से यहां तक का हमने क्या बोला था, y बोला था। इसीलिए हमने पॉइंट P की पोजीशन क्या बताई, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, है कि नहीं। और ये जो मैं ग्रीन कलर का यूज कर रहा हूं उससे मैं पॉइंट P डैश की पोजीशन बता रहा हूं, तो पॉइंट P डैश यहां से यहां तक इतना हमने x डैश बोला था, इतना हमने x डैश बोला था, है कि नहीं, यहां तक का डिस्टेंस। और यहां से यहां इतना हमने क्या बोला है, y डैश बोला है कि नहीं। तो आप समझ सकते हो, अभी यहां पे आ जाओ, ये ब्लू कलर वाली जो लाइन है वो आप समझ सकते हो, इतना हमने क्या बोला है, x, इतने डिस्टेंस को हमने x बोला है। सॉरी ये पेन चेंज करना भूल गया, ओके। सो इतना हम यहां पे x बोले हैं, और इतना ये ब्लू कलर के लिए इतना हम y बोले हैं, है कि नहीं, यहां से यहां तक का x और यहां से यहां तक का y, ठीक है। सिमिलरली ग्रीन कलर वाली लाइन को देखो, तो यहां से यहां तक का हम क्या बोले हैं, x डैश बोले हैं, है ना, और यहां से यहां तक का हम क्या बोले हैं, y डैश बोले हैं, है कि नहीं। वही तो पोजीशन लिखे ना, इसकी पोजीशन क्या लिखे, पॉइंट P की पोजीशन एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एंड आर डैश की पोजीशन क्या लिखे, पॉइंट P डैश की एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप। तो जरा नोट डाउन करके मुझे बताओ कि भैया यहां पे एक्स डैश माइनस एक्स क्या होगा, एक्स डैश माइनस एक्स मतलब कि इतने डिस्टेंस में से आप इतना डिस्टेंस निकाल लो, है कि नहीं, तो बचेगा कितना, इतना बचेगा। और इसको यहां पे फिगर में क्या बोला गया, इसको डेल्टा एक्स बोला गया है कि नहीं। उसी तरह से वाई डैश माइनस वाई क्या होगा, वाई डैश माइनस वाई मतलब कि इतने डिस्टेंस में से इतना डिस्टेंस हटा दो तो बचेगा कितना, इतना डिस्टेंस, है कि नहीं, इतना डिस्टेंस बचेगा, उसको उन्होंने क्या बताया, डेल्टा वाई। तो बच्चों क्या मैं ये फिगर से मैं ये बोल सकता हूं कि हियर दिस एक्स डैश माइनस एक्स इज नथिंग बट इक्वल टू डेल्टा एक्स, जी हां, जी हां बोल सकते हैं। उसी तरह से क्या बच्चों में यहां पे वाई डैश माइनस वाई को मैं डेल्टा वाई बोल सकता हूं, जी हां। तो देखो यहां से हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या मिला, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिला डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप, क्लियर है पॉइंट, यस और नो। तो यहां से हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, तो इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, क्लियर है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अभी आप ध्यान से समझोगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना बहुत ही आसान है।
ये क्या दिखाता है हमें, ध्यान से देखो। देखो पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों में अंतर है। दो अलग अलग पोजीशन के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। बाकी ये होती है पोजीशन, ये एक पोजीशन हुई, ये पॉइंट पी की पोजीशन, ये पॉइंट पी डैश की पोजीशन। पहले ऑब्जेक्ट यहां पे था, थोड़े टाइम के बाद यहां पहुंचा, तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, मतलब ये पॉइंट पी से पी डैश को सीधा जोड़ दो तो जो आपको मिलेगा उसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट, है ना, डेल्टा आर। ठीक है, तो डेल्टा आर लिखना बहुत ही आसान है। डेल्टा आर क्या होता है, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। मतलब कि अगर ध्यान से देखो तो डेल्टा एक्स का मतलब होता है फाइनल एक्स डायरेक्शन की पोजीशन माइनस इनिशियल एक्स डायरेक्शन की पोजीशन। ये एक्स डैश मतलब कि एक्स डायरेक्शन की फाइनल पोजीशन एंड एक्स मतलब कि एक्स डायरेक्शन की इनिशियल पोजीशन। तो यही तो हुआ, डेल्टा एक्स का मतलब हमेशा यही होता है, फाइनल में से इनिशियल को सबट्रैक्ट करो, ये सुनो। तो ये भी यही दिखा रहा है कि डेल्टा आर वेक्टर जो भी है वो क्या दिखा रहा है, तो भैया वो ऑब्जेक्ट की एक्स डायरेक्शन में फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को सबट्रैक्ट कर दो, उसके साथ आई कैप लगा दो, प्लस वही ऑब्जेक्ट की y डायरेक्शन की फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को सबट्रैक्ट कर दो और उसके साथ j कैप लगा दो, तो ये जो आपको वैल्यू मिलेगी वही होगी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, तो एकदम आसान है, एकदम सिंपल है। तो डेल्टा आर कैप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अब हम कैसे डिफाइन करेंगे, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप से डिफाइन करेंगे। यस और नो, डोंट गेट कंफ्यूज इन बोथ ऑफ दिस थिंग्स। पोजीशन वेक्टर होगी तो सिर्फ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप आएगा, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो भी होगा वो डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप आएगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, दोनों में अंतर है, ध्यान से समझना। ये सिर्फ एक पोजीशन दिखा रहा है और ये दो पोजीशन के बीच का डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है, इसीलिए तो यहां पे डेल्टा एक्स लिए ना। डेल्टा एक्स का मतलब क्या है, फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन का सब्ट्रैक्शन एक्स डायरेक्शन का, ठीक है, तो वो होगा डेल्टा एक्स। फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन का सब्ट्रैक्शन वाई डायरेक्शन का, तो वो हो जाएगा डेल्टा वाई, है कि नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या दिखाता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, हाँ, वेरिएशन इन पोजीशन दिखा रहा है, ये सही बात है, वेरिएशन इन पोजीशन। ठीक है, वेरिएशन, दो पोजीशन के बीच का सीधा डिस्टेंस दिखाता है। क्लियर हुआ? तो ये दोनों में अंतर है। ये हमारा, इसको भी बॉक्स बना देते हैं, ये हमारा पोजीशन वेक्टर होगा। हालांकि आप इसको सीधा पोजीशन वेक्टर से भी आप ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल सकते हो, क्योंकि हमने इसका जो डेरिवेशन देखा ना, पोजीशन वेक्टर से ही तो निकाला है। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कहां से निकाले, पोजीशन वेक्टर का यूज करके, है ना। हमने पहले वो पॉइंट, वो ऑब्जेक्ट पॉइंट पी के ऊपर था ऐसा मान लिया, थोड़े टाइम के बाद वो पी डैश पे पहुंचा ऐसा मान लिया, तो पी का पोजीशन वेक्टर ये है, पी डैश का पोजीशन वेक्टर ये है। फिर हमने वही डेल्टा, इन दोनों के बीच की जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है उसको हमने डेल्टा आर मान लिया, और वो डेल्टा आर कितना लिखा है, आर डैश माइनस आर, वो वही होता है फाइनल माइनस इनिशियल होता है डेल्टा आर, है कि नहीं। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पोजीशन पी डैश है तो उसको हमने, उसकी पोजीशन को हमने आर डैश से डिनोट किया, इसलिए हमने यहाँ पे आर डैश माइनस आर लिखा, है कि नहीं। उसके बाद सारी वैल्यू प्लेस कर दी, फिर देखा तो आई कैप का आई कैप के साथ सब्ट्रैक्शन हो सकता है, जे कैप का जे कैप के साथ सब्ट्रैक्शन हो सकता है, तो हमने उस हिसाब से सब्ट्रैक्शन किया एनालिटिकल मेथड से। ठीक है, सब्ट्रैक्शन होने के बाद देखा तो हमने ये पाया कि भैया ये एक्स डैश माइनस एक्स क्या दिखा रहा है, वो तो डेल्टा एक्स दिखा रहा है, y डैश माइनस वाई क्या दिखा रहा है, वो तो डेल्टा y दिखा रहा है। मतलब कि यहाँ पे पोजीशन वेक्टर पे से ही हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या निकला, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर चुके हैं तो भैया वेलोसिटी भी डिफाइन हो सकती है, उसमें क्या है, वेलोसिटी भी डिफाइन हो जाएगी, है कि नहीं। चलो, तो वेलोसिटी यहाँ पे दोनों वेलोसिटी देखेंगे, एवरेज वेलोसिटी भी देखेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी देखेंगे, है कि नहीं। तो चलो, तो इस हिसाब से देखो, हमने देख लिया कि भैया डेल्टा आर वेक्टर क्या होता है, डेल्टा एक्स आई के प्लस डेल्टा वाई जे के होता है। बहुत ही बढ़िया। तो भैया अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो हमें पता है एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है डेल्टा, देखो वहां पे हमने डेल्टा एक्स लिया था क्योंकि वहां पे सिर्फ एक ही डायरेक्शन की मोशन को देख रहे थे, यहाँ पे दोनों डायरेक्शन की मोशन है, एक्स एंड वाई दोनों की मोशन का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए हम उसको आर से डिनोट करेंगे, है कि नहीं, इसको आर से डिनोट करेंगे।
बट फॉर्मूला थोड़ी ना चेंज होता है, फॉर्मूला तो वही रहेगा, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, वही तो फॉर्मूला रहेगा, है कि नहीं। तो बच्चों ये एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी v बार इज इक्वल टू डेल्टा आर बाई डेल्टा टी होती है, ये हमें पता है। बच्चों ये डेल्टा आर वेक्टर हम क्या निकाले थे, डेल्टा आर वेक्टर अगर आगे देखोगे तो हम क्या निकाले थे, डेल्टा आर वेक्टर होता है डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप, ठीक है। तो डेल्टा आर वेक्टर हम क्या निकाले थे, डेल्टा आर निकाले थे डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। तो वैल्यू प्लेस कर दो इसके अंदर, वैल्यू प्लेस करोगे डिवाइड बाय डेल्टा टी। अभी भैया ये डेल्टा टी जो भी है वो तो स्केलर क्वांटिटी होती है, टाइम तो स्केलर है, मतलब कि वो इसके साथ भी डिवाइड होगी, वो इसके साथ भी डिवाइड होगी, मतलब कि दोनों के साथ वो डिवाइड हो जाएगी, है कि नहीं, वो दोनों के साथ डिवाइड होगी। तो मतलब कि मैं इसको लिख सकता हूं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। लेकिन जरा देखो ना बच्चों, ये डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी ये क्या दिखा रहा है, ये तो भैया एक्स डायरेक्शन की एवरेज वेलोसिटी दिखा रहा है। अगर मैं आपको पूछूं कि एक्स डायरेक्शन की एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी ही बोलोगे ना, यस और नो। वहां पे हमने जो v देखा था डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, ये फॉर्मूला हम देखे थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि वहां पे हम जो वेलोसिटी को डिफाइन कर रहे थे वो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी थी। तो वहां पे हम इसलिए ये x vx सबसे ये जो सब्सक्रिप्ट सॉरी ये जो हम vx जो लिखते थे ना, ये सब्सक्रिप्ट में जो vx लिखते थे, x लिखते थे, वो वहां पे नहीं लिखे थे, क्योंकि वहां पे हमारी जो मोशन थी वो x डायरेक्शन की ही थी, यस नो। लेकिन यहाँ पे तो दोनों डायरेक्शन की है ना, दोनों डायरेक्शन की मोशन है, तो मुझे उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा, तो इसलिए मैं सब्सक्रिप्ट में यह क्या लिख रहा हूं, x लिख रहा हूं, ठीक है। तो डेल्टा x बाय डेल्टा t वो क्या हो गई, वो तो हमारी एवरेज वेलोसिटी इन x डायरेक्शन हो गई। तो ये तो हो गया vx i कैप प्लस डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी क्या होगा, तो वो तो हो जाएगी हमारी वाई डायरेक्शन की एवरेज वेलोसिटी, है कि नहीं, मतलब कि v बार v वाई बार जे कैप। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी एवरेज वेलोसिटी कितनी आई, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर हमें मिला कुछ vx i कैप प्लस vy j कैप। देखो ये एवरेज है ना, ये एवरेज दिखा है, इसको वेक्टर वेक्टर से डिनोट करना है तो हम इसको इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, इसके ऊपर वेक्टर लगा सकते हैं, इसके ऊपर वेक्टर लगा सकते हैं। ज्यादातर यहाँ पे देखोगे ना तो ये जो नोटेशन होते हैं ना, हमने वहां पे बताया था आपको कि नोटेशन के अंदर एनसीईआरटी में अगर किसी वेक्टर को डिफाइन करना है तो आप इसको घाटा करके भी, मतलब कि ऐसे ऐसे बोल्ड फॉन्ट में भी दिखा सकते हो। यहाँ पे क्या होता है कि एक तो बार होता है और उसके ऊपर और एक एरो लगाना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर ये बार भी है उसके ऊपर एरो भी है। हाँ भाई, ये बार का मतलब होता है एवरेज और उसके ऊपर जो एरो है उसका मतलब होता है वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादातर ना ये वाली कंडीशन में, ये वाले एनसीईआरटी की किताबों में जब भी वेक्टर आता है तो वो लोग क्या कर देते हैं, वेक्टर आता है तब उसको ये घाटे बोल्ड फॉन्ट से यूज कर देते हैं, बोल्ड फॉन्ट से इसको दिखा देते हैं। तो लेकिन यहाँ पे मैंने बोल्ड फॉन्ट से नहीं दिखाया, तो मेरे लिए जो भी ये वी वेक्टर है ना, वी बार जो भी है उसको मैं वेक्टर लिखूंगा, ठीक है, इसको मैं वेक्टर लिखूंगा, या फिर मुझे इसको भी बोल्ड फॉन्ट में लिखना पड़ेगा। चलो एक काम करते हैं, मैं इसको बोल्ड फॉन्ट में लिख देता हूं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वी। तो अभी मैं इसके ऊपर बार नहीं लगाऊं तो चलेगा, सॉरी एरो नहीं लगाऊं तो चलेगा, क्योंकि ये बोल्ड फॉन्ट क्या दिखाता है, मुझे वेक्टर दिखाता है, ठीक है। तो देखो बच्चों, अभी यहां से हमें क्या पता चला कि एवरेज वेलोसिटी इन दी केस ऑफ टू डायमेंशन या फिर वेक्टर फॉर्म में क्या होगी, तो x डायरेक्शन की एवरेज वेलोसिटी i कैप प्लस y डायरेक्शन की एवरेज वेलोसिटी j कैप। यस नो, ये i कैप एंड j कैप वही तो दिखाते हैं, x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन, है कि नहीं। तो टोटल एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी टू डायमेंशन में, x डायरेक्शन की एवरेज प्लस y डायरेक्शन की एवरेज के बराबर, है कि नहीं। ये हो गया वेक्टर फॉर्म, ये हो गया वेक्टर फॉर्म। लेकिन अगर बच्चों मुझे यहां पे, सॉरी इसको बॉक्स बना देते हैं, अगर बच्चों मान लो कि मुझे यहां पे इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है, क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है, इसका मुझे मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो अब मैं क्या करूं मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, ठीक है, चलो वो देख लेते हैं मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा। तो उसके लिए हमने मैग्नीट्यूड वेक्टर के दो कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कितना होता है वो चीजें हमने वहां पे डिस्कस की थी ऑलरेडी। कहां पे, अगर मैं स्लाइड को पीछे ले जाऊं तो आपको समझ में आएगा। कहां है कहां है कहां है, हाँ ये रहा। क्या आपको ये नजर आया, अगर कोई वेक्टर के पास दो कंपोनेंट है, एक x कंपोनेंट एंड एक y कंपोनेंट, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, अंडर रूट में x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे भी वही अप्लाई करेंगे
कि भाई यहाँ पे जब भी हमने ये एवरेज वेलोसिटी देखी 2 डायमेंशन में, तो हमने क्या पाया, हमने ये पाया कि भाई यहाँ पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या पाया हमने, तो यहाँ पे ये नोटिस किया कि भैया एवरेज वेलोसिटी जो भी आई उसके पास भी 2 कंपोनेंट आए, एक x कंपोनेंट आया, एक y कंपोनेंट आया। तो ये तो वेक्टर फॉर्म हुआ, लेकिन अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना कि भैया ये एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, तो उसके लिए मैं क्या करूं, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे डिफाइन करते हैं, मॉड के अंदर डिफाइन करते हैं ना, मैं घाटा बोल्ड फॉन्ट यूज करता हूं ताकि वो वेक्टर दिख सके, ठीक है। तो कितना होता है, तो हमें पता है, वही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, अंडर रूट में x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। तो ये अप्लाई करके आप उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। क्लियर हुआ। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया वेक्टर फॉर्म और ये हो गया मैग्नीट्यूड। इसके अलावा और क्या हो सकता है, तो भैया डायरेक्शन। भैया ये जो एवरेज वेलोसिटी निकली उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, मतलब कि मान लो कि ये हमारा v वेक्टर है ये डायरेक्शन में, तो इसका एक कंपोनेंट आया vx और ये कंपोनेंट आया vy, है कि नहीं, ऐसा कुछ बना। जरा ध्यान से देखिएगा, इसको मैं अच्छे से ड्रॉ करता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और उसके लिए हम एक्सिस ले लेते हैं, मान लो कि ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है, और ये जो मैं ब्लैक कलर से दिखा रहा हूं ये जो है वो हमारा वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है, ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर है। तो ये x एक्सिस y एक्सिस, इसको अभी मैं x ना बोल के क्या बोलूंगा i कैप, और इसको मैं y ना बोल के क्या बोलूंगा j कैप, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया। मान लो कि ये जो वेलोसिटी जो भी आई, हमारी वेलोसिटी जो वेक्टर आया वो मान लो कि i कैप डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रही है। इसका एक कंपोनेंट क्या आया, लेट्स से कि इसका एक कंपोनेंट x एक्सिस वाला जो कंपोनेंट है वो आया मेरे पास vx, ठीक है, और ये जो y एक्सिस वाला कंपोनेंट है वो मेरे पास क्या आया, तो वो vy आया, ठीक है। तो मैंने इसको दिखा दिया, तो ध्यान से देखिएगा, ये हो गया हमारे लिए vy, और ये ब्लू कलर से जो मैंने दिखाया है ये हो गया हमारे लिए vx, ठीक है। तो ये vx, या फिर इसको बार लिखना है तो बार भी लिख सकते हो क्योंकि हमने नोटेशन में बार यूज किया है, एवरेज है y डायरेक्शन का इसलिए, ठीक है। तो जरा बताओ तो ये जो v वेक्टर जो भी है ना हमारा, ये जो v वेक्टर है या फिर v एवरेज वेक्टर जो भी है, देखो इसका डायरेक्शन क्या होगा, v बार का डायरेक्शन क्या होगा बताइए हमको। v बार का डायरेक्शन, इसको घाटा कर देते हैं बोल्ड, ठीक है। हाँ जी, तो v बार का डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन कैसे पता लगाते थे, एंगल से। तो मतलब कि मुझे ये एंगल लिखना है, वही हमें डायरेक्शन दिखाई देगी, यस नो। तो यहाँ पे हम क्या करें, क्या मैं tan अप्लाई कर दूं, tan अप्लाई करता हूं, तो भैया यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू सामने वाली मतलब कि vy बार डिवाइड बाय पास वाली मतलब कि vx बार, है कि नहीं, vx बार, है कि नहीं। तो यहां से बच्चों tan थीटा पे से थीटा को सब्जेक्ट बना दो, तो tan को वहां पे ले जाओ, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, बच्चों क्या आया, vy बार अपॉन vx बार। तो यहीं से हमें ये एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन भी मिल सकती है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये वाले फॉर्मूला से आप उसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हो। ओ सॉरी, ये थोड़ा ऊपर से ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। ओ अच्छा, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। चलो, तो यहां से हमें डायरेक्शन भी समझ में आ गई। तो भैया डायरेक्शन क्या आएगी इसकी, tan इनवर्स y कंपोनेंट डिवाइड बाय x कंपोनेंट। इसको v बार vy बार बाय x vx बार ऐसा याद मत रखो, इसको कैसे याद रखोगे, इसको इस तरह से याद रखोगे, इट इज नथिंग बट y कंपोनेंट tan इनवर्स y कंपोनेंट डिवाइड बाय x कंपोनेंट। क्लियर है, यही तो है। vy बार क्या है, y कंपोनेंट है वेलोसिटी वेक्टर का, एंड vx बार क्या है, x कंपोनेंट है कि नहीं। तो यहां पे आपको यही याद रखना है कि अगर कोई आपको पूछे कि एवरेज वेलोसिटी कितनी, तो हम लिखेंगे vx बार i कैप प्लस vy बार j कैप, ठीक है। अगर कोई उसका मैग्नीट्यूड पूछे तो क्या करोगे, मैग्नीट्यूड क्या आएगा, तो भैया अंडर रूट में x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। अगर आपको ये एवरेज वेलोसिटी का कोई डायरेक्शन पूछे तो क्या होगा, तो डायरेक्शन होगा tan इनवर्स y कंपोनेंट डिवाइड बाय x कंपोनेंट। तो यहां से आप इसका डायरेक्शन भी निकाल सकते हो। क्लियर हुआ। तो ये तो हो गई बात एवरेज वेलोसिटी की, लेकिन हमें तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी तो डिफाइन करनी है।
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी तो डिफाइन करनी है ना। हमने ये तो बात जो की वो तो सिर्फ एवरेज की बात की, इंस्टेंटेनियस भी डिफाइन करे ठीक है। तो चलो इंस्टेंटेनियस को भी डिफाइन कर लेते हैं, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन कर लेते हैं। चलो जल्दी से देख लेते हैं। अभी इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, ये रहा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। मतलब कि यही जो एवरेज वेलोसिटी होती है ना, उसमें अगर आप ये डेल्टा टी को छोटा करते जाओ, छोटा करके मतलब कितना छोटा, नियर अबाउट जीरो कर दो, तो आपको क्या मिलेगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। यस नो। और इसके लिए समझने के लिए आप यहां पे समझ सकते हो, ये जो चार ग्राफ दिए गए हैं ना, उसमें जरा देखो, पहले ये क्या था, पहले पहले डेल्टा टी बड़ा था, तब ये देखो डेल्टा आर इतना बड़ा था। फिर जैसे ही हम डेल्टा टी को रिड्यूस करते गए, तो ये डेल्टा आर की वैल्यू भी रिड्यूस होती गई। देखो और रिड्यूस किए तो और रिड्यूस हो गई, और जब हमने ये डेल्टा टी की वैल्यू नियर अबाउट जीरो कर दी, तो भाई ये क्या बचा, पॉइंट ही बचा। यस नो, डेल्टा आर पॉइंट के बराबर बचा। यस नो, मतलब कि आप क्या कर रहे हो, आप धीरे 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 ये लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या होता है, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, हमने वहां पे भी समझा था कि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब होता है कि डेल्टा टी की वैल्यू जीरो नहीं, लेकिन जीरो पॉइंट समथिंग होगी, जीरो नहीं होगी। अगर डिनोमिनेटर में जीरो हो जाए तो भैया वो तो इनडिफाइनेट हो जाएगा, इनडिफाइनेट टर्म हो जाती है, ठीक है, इनफाइनेट लिख सकते हैं इसको, वो डिफाइन ही नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, धीरे 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 डेल्टा टी को छोटा करते जाते हैं, छोटा करते जाते हैं, छोटा करते हैं। तो ये ग्राफ यही प्रोसेस दिखा रहा है कि डेल्टा टी, आप पहले मान लो कि डेल्टा टी जितना था, तब आपको ये डेल्टा आर इतना दिखा था। जब भी जैसे आपने डेल्टा टी को छोटा कर दिया, तो आपको ये डिस्प्लेसमेंट भी छोटा दिखेगा कंपेयर टू दिस वन, ये छोटी वैल्यू होगी, है कि नहीं। और आपने डेल्टा टी को छोटा किया, तो ये डिस्प्लेसमेंट और छोटा हो गया, और छोटे करते 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 मान लो कि ये डेल्टा टी को आप जीरो पॉइंट समथिंग पे लेके गए, तो अभी ये डिस्प्लेसमेंट छोटा होते होते अभी क्या बच गया, पॉइंट बच गया, है कि नहीं। तो ये डिस्प्लेसमेंट अभी पॉइंट के बराबर हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। मतलब कि अभी उसको डेल्टा से डिनोट ना करके क्या करेंगे, इसको हम डी बाई डी टी से डिनोट करेंगे, है कि नहीं। और ये सारी चीजें वहां पे देख चुके हैं, है कुछ भी नहीं, यहां पे सिर्फ जो वहां पे एक कंपोनेंट से डिफाइन किए थे, अभी यहां पे दो दो कंपोनेंट लिखने हैं, दैट्स इट। आप देखोगे तो वहां पे ना सिर्फ ये वाला कंपोनेंट नहीं आता था, एक ही कंपोनेंट आता था, तो वहां पे हम आई कैप का सहारा नहीं लेते थे, सिर्फ सीधा क्या बोलते थे भाई, हाँ वी बार बराबर डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ठीक है। हम सिर्फ इतना लिख के छोड़ देते थे, क्योंकि वहां पे दो डायमेंशन नहीं थे, वहां पे एक ही डायमेंशन था, या तो एक्स या तो वाई, ठीक है। तो इसीलिए मुझे यहां पे आई कैप और जे कैप की वहां जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन अभी तो जरूरत पड़ेगी ना। तो है वही सारी चीज, बस उसको रीडिफाइन कर रहे हैं, बस इतना ही है, ठीक है, इतना ही है, समझ में आया, ठीक है। चलिए तो अभी वो भी निकाल लेते हैं कि भैया इंस्टेंटेनियस क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे डिफाइन करते हैं। चलो डिफाइन कर लेते हैं, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे डिफाइन होती है देखते हैं। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती क्या है, तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, हाँ डेल्टा आर बाई डेल्टा टी होती है, बहुत ही बढ़िया, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, यहां पे स्पेसिफिकली लिखो तो डेल्टा आर वेक्टर, ठीक है। चलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा आर वेक्टर, डेल्टा आर वेक्टर क्या निकाले थे हम, आगे वाली स्लाइड में निकाले थे हमने, यहां पे प्लेस भी किया है, क्या, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप निकाले थे। तो इसको लिखो यहां पे, तो ये हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप, ठीक है, डिवाइड बाय डेल्टा टी। लिमिट बाद में अप्लाई करते हैं, पहले पहले ये इसको ओपन कर लेते हैं। भैया डेल्टा टी इसके साथ भी डिवाइड होगा, इसके साथ भी डिवाइड होगा, दोनों के साथ डिवाइड होगा, ठीक है। तो इसकी इसीलिए मैं यहां पे क्या लिखूंगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इसको मैं लिखूंगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप, है ना, लिख सकते हैं ना, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलो अभी लिमिट अप्लाई करो। अगर जैसे ही आप यहां पे लिमिट अप्लाई करना स्टार्ट करते हो, भैया लिमिट दोनों को अप्लाई होती है, ऐसा नहीं कि लिमिट सिर्फ एक ही टर्म को अप्लाई होगी, दोनों के अप्लाई होगी। लिमिट एक्स वाले कंपोनेंट को भी अप्लाई होगी, वाई कंपोनेंट को भी अप्लाई होगी। तो मैं दोनों को लिमिट अप्लाई करता हूं, तो ये हो जाएगी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी आई कैप प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, सॉरी ऑटो सेव में चला गया, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। क्लियर है ये पॉइंट, ठीक है।
चलो ये डेल्टा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी क्या होता है? ये तो dx बाय dt होता है ना? ये तो dx बाय dt होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या आया? dx बाय dt, है कि नहीं? dx बाय dt आई कैप प्लस, देखो यहां पे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा y बाय डेल्टा टी, ये क्या आएगा? तो ये तो भैया dy बाय dt आएगा, है कि नहीं? ये हो जाएगा, क्योंकि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 के लिए डेल्टा को अगर हम लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लेते हैं तो डेल्टा कैन बी रिप्लेस बाय d, है कि नहीं? तो ये हो जाएगा dy बाय dt j कैप, है कि नहीं? तो ये हो गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये हो गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहां पे इसको और अच्छे से लिखने के लिए, जैसे हम यहां पे vx बार एंड vy बार लिखे थे, उस तरह से यहां पे आप इसको vx आई कैप प्लस vy j कैप भी लिख सकते हो। यस और नो? तो दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हुआ क्लियर पॉइंट, है कि नहीं? ये हो गई हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया, इसको ब्रैकेट बना देते हैं, इसको ब्रैकेट बना देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर यहीं पे यही क्वेश्चन में कोई पूछे कि सर इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, यही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो, भैया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कोई भी मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड कितना लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड अंडर रूट में एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, है ना? यहां पे x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, तो इस तरह से आप यहां पे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये अंडर रूट में x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, क्लियर हुआ? ये अंडर रूट में x कंपोनेंट का स्क्वायर, y कंपोनेंट का स्क्वायर। उसी तरह से अगर मैं डायरेक्शन लिखना चाहूं तो डायरेक्शन क्या होगी? तो डायरेक्शन होगी थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y कंपोनेंट डिवाइड बाय x कंपोनेंट। ठीक है, तो इस तरह से आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए आप मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन निकाल सकते हो। अगर मैं टू बी स्पेसिफिक बात करूं ना बच्चों, तो यहां पे ये जो हमने यहां पे लिखा ना फॉर्मूला के तौर पे कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं एंड एंगल कैसे निकालते हैं, तो ये जो एप्लीकेबल है ना वो एक्चुअल में इसके लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि हम जब भी इंस्टेंटेनियस, क्योंकि एवरेज तो एवरेज होती है ना, एवरेज एवरेज होती है। हाँ ठीक है, एवरेज के लिए भी आप लगा सकते हो फॉर्मूला, ना नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म के लिए कोई भी वेक्टर के लिए अगर आप मैग्नीट्यूड निकालते हो तो वो यही होता है, अंडर रूट में एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। लेकिन ज्यादातर हम इसका इस्तेमाल कहां करेंगे? ये वाले केस में, इंस्टेंटेनियस के केस में, है ना? यहां पे देखो बार नहीं लगाया मैंने, यहां पे बार नहीं, क्योंकि वो इंस्टेंटेनियस एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट जितनी वेलोसिटी होगी वो दिखाएगी, और ये हमें एवरेज दिखाएगी। यस सुनो, ये हमें एवरेज दिखाएगी। दोनों में अंतर होता है, एवरेज किसी पर्टिकुलर इंटरवल में कितनी एवरेज है वो दिखाती है, और यहां पे किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितनी है वो दिखाती है। यस सुनो, जिसको हम इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? तो इस तरह से आप इसको भी डिराइव कर सकते हो, इसका फॉर्मूला। अभी दोनों जगह पे आप कंपेयर कर सकते हो, दोनों सेम ही है वैसे तो। हाँ, यहां पे सिर्फ लिमिट लगा के हम इसको सेपरेट कर दिए, तो इसको अलग से सेपरेटली लिमिट लगाए, इसको अलग से सेपरेटली लिमिट लगाए। लेकिन हमें पता है कि यार डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी क्या होता है? डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी का लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होता है dx बाय dt, और इसका dy बाय dt होता है। भैया यहां तक का भाई ये मत बोलना कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, कैसे हम यहां से ये लिखे। ए भाई, ये सारी चीजें देख चुके हैं वहां पे। डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, फर्क इतना था कि भाई ये दूसरा कंपोनेंट तब एग्जिस्ट नहीं करता था, इसलिए यहां पे हम आई कैप जे कैप के नोटेशन के चक्कर में नहीं पड़े थे वहां पे। ठीक है, बाकी ये भी देखा ही था हमने, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी के लिए आप ये एवरेज होती है, तो इंस्टेंटेनियस होती है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 वी बार। ये तो देखे ही थे वहां पे। और जैसे डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लेते हो तो इसका मतलब ये होता है कि यही डेल्टा रिप्लेस हो जाता है डी से, मतलब कि ये हो जाता है dx बाय dt। ये सारी चीजें वहां पे देखे थे, ना मत बोलिएगा। लेकिन वहां पे सिर्फ एक ही कंपोनेंट था एक्स डायरेक्शन का, या तो एक्स डायरेक्शन का या तो वाई डायरेक्शन का। दोनों साथ में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते थे, क्योंकि वो मोशन इन वन डायमेंशन था, यहाँ पे मोशन इन टू डायमेंशन है, तो थोड़ा तो यहाँ पे दोनों कंपोनेंट पिक्चर में आएंगे ना, एक्स कंपोनेंट भी आएगा, वाई कंपोनेंट भी पिक्चर में आएगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट, है ना? क्लियर हुआ? तो ये हो गई बात वेलोसिटी की। तो उसी तरीके से क्या हम एक्सीलरेशन को भी डिफाइन कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, बिल्कुल डिफाइन कर सकते हैं। एक्सीलरेशन को भी बिल्कुल डिफाइन कर सकते हैं, आसानी से डिफाइन कर सकते हैं।
चलिए तो एक्सीलरेशन को भी यहां पे डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, एक्सीलरेशन को डिफाइन करते हैं तो पहले एवरेज एक्सीलरेशन की बात कर लेते हैं। तो भैया एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है? डेल्टा वी बार बाय डेल्टा वी वेक्टर बाय डेल्टा टी होता है। क्लियर है? ठीक है, चलो तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी? वी की वैल्यू हम क्या निकाले थे जरा देखो तो। वी की वैल्यू यहां पे वी बार है ना हमारे लिए, वी बार एवरेज। एवरेज क्या निकाले थे हम? वी एक्स बार आई कैप प्लस वी वाई बार जे कैप निकाले थे, या फिर अभी के लिए ऐसा समझ लो कि वी एक्स प्लस वी वाई। ठीक है, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप निकाले थे। ठीक है, चलिए तो मैं यहीं पे वो वैल्यू प्लेस करता हूं। इट इज नथिंग बट, हाँ जी, ये डेल्टा वी क्या निकाले थे? डेल्टा वी स्पेसिफिकली बात करें तो सिर्फ वी की बात करें, अभी बार को हटा देते हैं तो यहां पे याद करो तो ये वी एक्स आई कैप लिख सकते हैं प्लस वी वाई जे कैप लिख सकते हैं, है ना। ये वी वेक्टर क्या लिख सकते हैं? वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ? डिवाइड बाय डेल्टा टी। अच्छा, अभी डेल्टा अप्लाई करो इसको, अभी डेल्टा अप्लाई करो तो ये हो जाएगा डेल्टा वी एक्स आई कैप प्लस डेल्टा, दोनों को अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा डेल्टा वी वाई जे कैप डिवाइड बाय डेल्टा टी। क्योंकि डेल्टा टी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है तो ये इसके साथ भी डिवाइड होगी, इसके साथ भी डिवाइड होगी, दोनों के साथ डिवाइड होगी। तो इसके लिए मैं इसको लिखूंगा डेल्टा वी एक्स बटे डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई बटे डेल्टा टी जे कैप, है ना। और ये बच्चों ये जो डेल्टा वी एक्स बटे डेल्टा टी, ये तो क्या दिखाता है? ये तो वेरिएशन इन एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है कि नहीं। तो इसको क्या मैं लिखना चाहूं तो मैं इसको ए एक्स बार लिख सकता हूं, और इसको मैं लिखना चाहूं तो मैं इसको ए वाई बार लिख सकता हूं, है कि नहीं। ये हो गया एक्स कंपोनेंट की एवरेज एक्सीलरेशन, ये हो गया वाई कंपोनेंट का एवरेज एक्सीलरेशन। डेल्टा वी बाई डेल्टा टी एवरेज एक्सीलरेशन होता है, लेकिन क्योंकि यहां पे डेल्टा वी एक्स बाई डेल्टा टी लिखे तो ये दिखाता है एक्स डायरेक्शन का एवरेज एक्सीलरेशन। क्योंकि यहां पे डेल्टा वी वाई बाई डेल्टा टी लिखा है तो ये दिखाता है वाई डायरेक्शन का एवरेज एक्सीलरेशन। तो कुल मिला के देखने जाए तो हमारे पास यही एवरेज एक्सीलरेशन कितना आएगा? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, सॉरी ए एक्स बार आई कैप, एवरेज एक्सीलरेशन ऑफ एक्स, यानी इसको हम लिखेंगे एवरेज एक्सीलरेशन ऑफ वाई। या क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बहुत ही आसान तरीके से आप समझ सकते हो इसको। ठीक है भाई, देखो कोई डिफिकल्टी नहीं है। अगर सीधी भाषा में मैं बोलूं ना तो भाई वेलोसिटी के लिए भी दो कंपोनेंट आएंगे, एक्स डायरेक्शन की अलग आएगी, वाई डायरेक्शन की अलग आएगी। उसी तरह से एक्सीलरेशन के भी दो कंपोनेंट आएंगे, एक्स डायरेक्शन का अलग एक्सीलरेशन, वाई डायरेक्शन का अलग एक्सीलरेशन। इस तरह से मतलब कि हर एक वेलोसिटी हो, पोजीशन हो, डिस्प्लेसमेंट हो या एक्सीलरेशन हो, सभी कंपोनेंट यहां पे दो दो कंपोनेंट से डिफाइन होंगे, एक एक्स डायरेक्शन का होगा, एक वाई डायरेक्शन का होगा। ठीक है, ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत है सर ये क्या डेल्टा चल रहा है, कहां पे डेल्टा चल रहा है, कहां पे, भाई एवरेज है तो डेल्टा लगेगा, एवरेज नहीं है तो वहां पे डी चलेगा। बाकी चीजें तो वही हो रही है जो एक डायमेंशन के लिए देखे थे। यहां पे क्या हुआ? सिर्फ दूसरा डायमेंशन एक्स्ट्रा ऐड हो गया, बाकी है वही सारी चीज जो वहां पे देखे थे। ठीक है, अगर वहां पे आप सिर्फ एक्स डायरेक्शन की मोशन को देखते तो आपको क्या लगता है? वहां पे डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, अगर थोड़ा सा नोटेशन जो डेल्टा वी एक्स बाई डेल्टा टी। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते तो उसके लिए वो एक्सीलरेशन क्या होता? तो वो एक्सीलरेशन होता है भाई डेल्टा वी वाई बाई डेल्टा टी। ठीक है, बस उतना था। ये दोनों अलग चल रहे थे क्योंकि वहां पे सिर्फ एट अ टाइम ऑब्जेक्ट एक ही डायमेंशन में मोशन कर रहा था। लेकिन अगर वो मान लो कि वो ऑब्जेक्ट अभी दोनों डायमेंशन में मोशन कर रहा है, मतलब कि उसके पास एक्स डायरेक्शन का भी एक्सीलरेशन है एंड वाई डायरेक्शन का भी एक्सीलरेशन है, तो मुझे इन दोनों को साथ में जोड़ के लिखना पड़ेगा। तो वही तो मैंने लिखा है यहां पे, डेल्टा वी एक्स बाई डेल्टा टी प्लस डेल्टा वी वाई बाई डेल्टा टी। लेकिन ये एक्स डायरेक्शन का, इसको आइडेंटिफाई करने के यहां पे आई कैप लगाए, एंड ये वाई डायरेक्शन का, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए यहां पे जे कैप लगा दिए। बाकी वही बातें चल रही है, समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है भाई, वही सारी चीजें चल रही है। ठीक है, बस इतना समझ लो कि अभी यहां पे ना, अभी से जो भी मोशन आएगी उसमें मोशन इन प्लेन के अंदर हमें दो दो डायरेक्शन के कंपोनेंट दिखेंगे एक साथ,
एक्स डायमेंशन का कंपोनेंट भी दिखेगा एंड वाई डायमेंशन का कंपोनेंट भी लिखना पड़ेगा। वहां पे सिर्फ अकेला एक ही कंपोनेंट लिखते थे एट अ टाइम, यहाँ पे दोनों लिखने पड़ेंगे, और दोनों लिखते हैं तो उसको आइडेंटिफाई करवाना होता है कि कौन सा वाला एक्स एंड कौन सा वाला वाई डायमेंशन का है। तो इसके लिए हम आई कैप एंड जे कैप को डिनोट करते हैं। यस और नो? आई कैप लगाते हैं तो हमें इतना दिमाग में क्लिक होता है कि अच्छा ये वाला कंपोनेंट एक्स डायमेंशन का है। जे कैप लिखते हैं तो हमें ये दिमाग में क्लिक होता है अच्छा ये वाला कंपोनेंट वाई डायमेंशन का है। ठीक है, तो जस्ट हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, इसके लिए यहाँ पे आई कैप जे कैप नोटेशन हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, एवरी टाइम हम ये आई कैप एंड जे कैप लगाते रहते हैं। ठीक है, इसके पीछे का रीजन यही है ताकि हमें आइडेंटिफाई हो जाए कि अच्छा ये वाला एक्स कंपोनेंट है, ये वाला वाई कंपोनेंट है। अगर मैं आपको बोल दूं कि भैया ये 2+3 कोई एक एक्सेलरेशन 2+3 है, तो आप तुरंत मुझे क्वेश्चन, सर इसमें से कौन सा वाला एक्सेलरेशन एक्स कंपोनेंट का है, एक्स डायमेंशन का है, एंड कौन सा वाला कंपोनेंट वाई डायमेंशन का है, तो ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है ना। इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसके साथ अगर मैं आई कैप लगा दूं एंड इसके साथ जे कैप लगा, तो अब आप बोलोगे कि सर हाँ अभी हमें दिख रहा है कि भैया ये वाला जो कंपोनेंट है वो एक्स डायमेंशन का है और ये एक्सीलरेशन की वैल्यू है वो वाई डायमेंशन की है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों डायमेंशन में मोशन कर रहा है। ठीक है, 2 डायमेंशन में मोशन कर रहा है इसलिए। ठीक है, क्लियर हुआ? तो यहां पे इसीलिए हम इसको बाइफरगेट करते हैं आई एंड जे से। उससे उसके साथ साथ और क्लैरिटी है, इसके लिए हम एक्स कंपोनेंट के साथ सफिक्स में क्या लगा देते हैं, एक्स, एंड वाई कंपोनेंट के साथ सफिक्स में क्या लगा देते हैं, वाई, ताकि किसी को अगर आई और जे में ना समझ में आए तो वो बंदा समझ सकते हैं कि अच्छा ये एक्स वाला है एंड ये वाई वाला है। ठीक है, तो वो बंदा भी आइडेंटिफाई कर पाए कि अच्छा ये वाला एक्स है एंड ये वाला वाई है। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट, है ना? तो बस इतना ही है। तो देखो अभी इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की बात करें, ये एवरेज निकालिए, तो अभी इंस्टेंटेनियस क्या होगा, इंस्टेंटेनियस क्या होगा, तो हमें पता है इंस्टेंटेनियस क्या होता है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी बाई डेल्टा, मतलब कि इसको अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूं, डीवी बाई डी टी लिख सकते हैं। लेकिन ये तब अप्लाई कर सकते हैं जब एक ही डायमेंशन की मोशन हो। यहां पे तो दो कंपोनेंट आएंगे, तो दो कंपोनेंट के लिए कैसे लिखेंगे, तो बहुत ही आसान तरीके से लिखेंगे। पहले तो डेल्टा वी का वैल्यू प्लेस कर दो, उसके बाद लिमिट लगा दो। तो पहले मैं डेल्टा वी का वैल्यू प्लेस कर देता हूं, डेल्टा वी का नहीं, पहले तो मैं सिर्फ वी का ही वैल्यू प्लेस कर देता हूं। वी का वैल्यू क्या आता है, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप डिवाइड बाई डेल्टा टी। ठीक है, चलो अभी डेल्टा को अंदर अप्लाई कर दो, सो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इसको मैं लिखूंगा डेल्टा वी एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई जे कैप, है ना, डिवाइड बाय, क्योंकि डेल्टा टी दोनों के साथ डिवाइड होगा तो एक स्टेप मैं ज्यादा नहीं लिखने वाला हूं, यहीं पे इसके अंदर लिख देता हूं, एक स्टेप मैं खा गया। ठीक है, तो ये हो गया डेल्टा वी एक्स बाय डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई बाय डेल्टा टी जे कैप। अभी दोनों को लिमिट सेपरेटली लगा दो, जैसे ही दोनों को लिमिट सेपरेटली लगाते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होगा। ठीक है, तो डेल्टा वी एक्स बाई डेल्टा टी आई कैप प्लस अप्लाई दी लिमिट सेपरेटली, यहां पे भी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी वाई बाई डेल्टा टी जे कैप। बच्चों डेल्टा वी एक्स बाई डेल्टा टी, अगर डेल्टा वी बाई डेल्टा टी एंड लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होता तो हम इसको क्या लिखते, डीवी बाई डी टी लिखते। तो यहां पे देखो अगर डेल्टा वी एक्स बाई डेल्टा टी एंड डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है तो इस केस में हम इसको क्या लिखेंगे, डी वी एक्स बाई डी टी लिखेंगे, है ना, डी वी एक्स बाई डी टी लिखेंगे। तो देखो हमारे पास एक्सीलरेशन क्या आ गया, एक्सीलरेशन हमारे पास आया, ये हो गया डी वी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वी वाई बाई डी टी जे कैप। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, है ना, ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो चलिए इसको बॉक्स बना देते हैं, तो इट इज द इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। और ये आप समझ सकते हो ऊपर वाले ग्राफ में सारी चीजें, वो सारे स्टेजेस यहां पे मेंशन किए गए हैं कि पहले डेल्टा टी बड़ा था तब इतना गैप आप देख सकते हो, फिर क्या करते गए उसी गैप को कम करते गए, अभी देखो इतना ही गैप हो गया, है ना। डेल्टा टी जैसे जैसे छोटा करते जाओगे तो गैप कम होता जाएगा, यहां पे भी डेल्टा टी और छोटा किया तो इतना ही गैप रहा, और जैसे ही डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर दिया तो अभी वही गैप एक पॉइंट की तरह बन गया, है कि नहीं। बस वही सारी प्रोसेस यहाँ पे ग्राफिकली भी दिखाई गई है। खैर वैसे तो आप ये समझ सकते हो, तो उसको वापस दोबारा ये ग्राफ को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सारी प्रोसेस हम वहां पे समझ चुके थे, इसलिए मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। ग्राफ वाली चीजें ठीक है, वो हम वहां पे समझ चुके थे इसलिए।
मैंने समझा था कि यो टेबल वगैरह भी बनाया था वहां पे, याद हो तो टेबल वगैरह बनाया, जब पहली बार इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम स्टडी किए थे तब टेबल वगैरह भी बनाया था कि डेल्टा टी छोटा करते जाओगे तो क्या वैल्यू निकलेगी, ठीक है, और उसको हम फिर क्यों डिफरेंशिएशन से डिनोट करते हैं, वो सारी चीजें वहां पे एक्सप्लेन की थी, ठीक है। चलिए तो यहां पे आ जाओ, तो ये हो गई इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की वैल्यू। इसके अलावा अगर कोई मुझे इसका मैग्नीट्यूड पूछता है तो भैया मैं इसका आंसर क्या दूं, मैग्नीट्यूड का आंसर तो भैया वो भी दे देंगे। मैग्नीट्यूड का आंसर ये इसको ए वेक्टर से डिनोट कर दे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा हमें पता है। अच्छा इसको अच्छे से एक और बार अच्छे से लिख लेते हैं कि भैया यहाँ पे जो ये ए एक्सीलरेशन हमें मिला ना, उसको यहाँ पे कुछ इस तरह से भी तो डिनोट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस ये हो गया हमारा y कंपोनेंट j कैप। एक्सीलरेशन का ये x कंपोनेंट हुआ, ये y कंपोनेंट हुआ। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। ये x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट, जहां पे x कंपोनेंट क्या है dvx by dt है, y कंपोनेंट क्या है dvy by dt है, ठीक है। तो अब बताओ कि भैया इसका मैग्नीट्यूड अगर मुझे निकालना है तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालो, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है किसी भी वेक्टर के लिए, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट में, है ना, अंडर रूट में x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y का, ये सफिक्स में, ये जो y है ना वो सफिक्स में है, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, बात खत्म। तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड। अगर कोई मुझे इसकी डायरेक्शन पूछे तो डायरेक्शन क्या होती है, थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स, वही वाली कहानी, y कंपोनेंट डिवाइड बाय x कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सीलरेशन, ठीक है। तो इस तरह से हम मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं एज वेल एज डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट, क्लियर है ना, ठीक है। देखो बहुत ही आसान है, मैंने क्या बोला, वहां पे सिर्फ एक डायमेंशन चलता था, यहां पे दो दो डायमेंशन चल रहे हैं, ठीक है। वहां पे एक डायमेंशन था, यहां पे दो डायमेंशन है, बाकी फर्क कुछ भी नहीं है। वहां पे एक डायमेंशन था इसलिए एक ही कंपोनेंट लिखते थे, तब आई कैप जे कैप की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन यहाँ पे दो डायमेंशन में मोशन हो रही है तो मतलब कि इसका एक्स कंपोनेंट भी है वाई कंपोनेंट भी है, तो उसके लिए हमें दोनों कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए किसकी जरूरत पड़नी चाहिए, डायरेक्शन की। कोई ऐसी टर्म होनी चाहिए कि जो हमें x कंपोनेंट कौन सा है एंड y कंपोनेंट कौन सा है वो दिखा पाए, इसीलिए हम यहाँ पे आई कैप एंड जे कैप का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा और क्लैरिटी आए इसके लिए हम क्या करते हैं, तो सफिक्स में भी x कंपोनेंट के साथ x लगा देते हैं, ताकि जिसको नहीं समझ में आता है वो यहां से समझ सकता है कि अच्छा ये वाला x कंपोनेंट है, ये वाला y कंपोनेंट है। क्लियर हुआ, बाकी फॉर्मूला वही है, यस और नो, फॉर्मूला वही है, यस और नो। क्लियर हुआ पॉइंट, ठीक है। तो इसके रिलेटेड आखिरी क्वेश्चन जो हमारा है, इसके रिलेटेड आखिरी नहीं मतलब कि ये वाले पॉइंट से रिलेट करने वाला क्वेश्चन जो भी है उसको देख लेते हैं, आज का लेक्चर का लास्ट पॉइंट, ठीक है। चलिए क्या बोला है एग्जांपल 4.4 में, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, देखो यहां पे पोजीशन दी गई है, यहां पे r से पोजीशन दी जाती है, आपको पता है, ठीक है। अगर x डायमेंशन सिर्फ एक ही x एक्सिस वाली पोजीशन होती तो हम x से लिखते, अगर सिर्फ y वाली पोजीशन होती तो y से लिखते, लेकिन यहाँ पे ये दोनों डायमेंशन की इनफैक्ट यहाँ पे दो डायमेंशन वाली नहीं 3 डायमेंशन वाली पोजीशन दी गई है। देखो ये 3D वाली मोशन की बात कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। देखो ये पोजीशन को ध्यान से देखो, पोजीशन क्या दी गई है, r इज इक्वल टू 3.0 t i कैप प्लस 2.0 t स्क्वायर j कैप प्लस 5.0 k कैप, मतलब कि इसके पास तीनों कंपोनेंट है, तो ये 3 डायमेंशन वाली पोजीशन आपको दी गई है। मैं एक तरह से इसको r ऑफ t भी बोल सकता हूं, इट इज द फंक्शन ऑफ टाइम भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये हो गया r वेक्टर जो हमें क्या प्रोवाइडेड है, इसको 3.0 ना लिख के मैं इसको 3 लिख देता हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स t i कैप प्लस 2 टाइम्स t स्क्वायर j कैप प्लस 5 टाइम्स k कैप। सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर। क्या निकालने को बोला है जरा ध्यान से देखो तो, अच्छा क्या इंफॉर्मेशन दी गई, वेयर t इज इन सेकंड, बहुत ही बढ़िया, समय सेकंड में चल रहा है। The coefficient have the proper units for r to be in meters, मतलब कि यहाँ पे जो कोएफिशिएंट यहाँ पे दिए गए हैं वो सारे इस तरह से है ताकि ये जो पोजीशन आए उसका यूनिट क्या बने, मीटर में बने। बहुत ही बढ़िया, मतलब कि ऐसा सिस्टम में ही सारे यूनिट है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, फाइंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ v of t एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ a of t फॉर दिस पार्टिकल। मतलब कि यहां पे पहली चीज क्या निकालने को बोला गया है, पहली चीज आपको भैया ये वेलोसिटी का फंक्शन क्या बनेगा वो निकालने को बोला गया है।
अच्छा, अगर डायरेक्टली मैं बोलता कि अगर मान लो कि ये मोशन इन 3D नहीं होती या फिर 2D, 2 डायमेंशन वाली मोशन सिर्फ एक डायमेंशन वाली होती और आपको कोई x ऑफ t वाला कोई फंक्शन दिया होता और आपको बोलता कि v ऑफ t निकाला है, तो आप क्या करते? बोलो आप क्या करते? आप इसका समय के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लेते कि नहीं लेते? भैया मैं बोला था ना, x से v निकालना है तो एक बार डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा, v से a निकालना है तो और एक बार डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा। बस यहां पे फर्क इतना है कि यहां पे 3 डायमेंशन की पोजीशन है, बाकी उससे कंसेप्ट थोड़ी ना बदलने वाले। मुझे वेलोसिटी का फंक्शन निकालने तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पोजीशन के फंक्शन का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? अरे भैया वही सारी चीजें हैं, मैंने क्या बोला, कॉन्सेप्ट कभी भी चेंज नहीं होंगे, सिर्फ डायमेंशन चेंज हुए। यहाँ पे डायरेक्शन वगैरह 3 डायमेंशन वाली मोशन है तो इसलिए आपके पास आई कंपोनेंट होगा, जे कंपोनेंट, के कंपोनेंट होगा, बाकी उससे कंसेप्ट थोड़ी ना बदल जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, अगर मुझे ये वेलोसिटी का टाइम वाला फंक्शन निकला है तो मुझे क्या करना पड़ेगा भैया, ये पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अभी आपको एक सवाल होगा कि सर यहाँ पे ये आर वेक्टर तो भैया तीनों कंपोनेंट वाले हैं, तो क्या यहाँ पे डिफरेंशिएशन सेपरेट हो सकता है? अरे भैया आसानी से हो सकता है, डिफरेंशिएशन आप सेपरेट कर सकते हो, सेपरेटली लगा सकते हो, है ना? तो डिफरेंशिएशन को सेपरेट कर दो, डिफरेंशिएशन हर एक कंपोनेंट के साथ सेपरेटली अप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया 3t i कैप प्लस डी बाई डी टी ऑफ, ये हो जाएगा 2t स्क्वायर जे कैप प्लस डी बाई डी टी ऑफ 5k कैप, है ना, 5k कैप। देखो यहां से 3 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। सर आई का क्या होगा? व्हाट अबाउट आई? भैया आई तो डायरेक्शन दिखाता है, तो वो तो एक डायरेक्शन वाला कंपोनेंट होता है, तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता है, वो तो एक डायरेक्शन दिखाता है कि भैया ये वाली डायरेक्शन का कंपोनेंट, या आइडेंटिफाई करके देता है कि भैया ये वाला जो कंपोनेंट है ना, ये वाला कंपोनेंट वो एक्स डायमेंशन का कंपोनेंट है, एक्स डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है, तो वो सिर्फ आइडेंटिफाई करके देता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन सिर्फ इसका ही होगा। अच्छा 3 बाहर निकल गए, टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में क्या होता है? तो भैया 1 होता है, तो ये होगा 3 इंटू 1 आई कैप प्लस यहां से 2 बाहर आ गया, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो ये हो जाएगा 2t जे कैप प्लस ये 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो भैया ये तो पूरी टर्म 0 हो गई। तो बच्चों देखो यहां से वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया हमारे पास? 3i कैप प्लस 4 टाइम्स टी जे कैप। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, है ना, जो हमें निकालने को बोला गया था। दूसरा क्या पूछा है भैया, एक्सीलरेशन का क्या फंक्शन बनेगा? एक्सीलरेशन का फंक्शन क्या बनेगा? ए ऑफ टी। एक्सीलरेशन का फंक्शन क्या बनेगा? तो चलो ए ऑफ टी भी निकाल लेते। तो भैया यहां पे ए ऑफ टी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो यही वेलोसिटी वाले फंक्शन का मुझे एक बार डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन। चलो डिफरेंशिएशन लगा दो सेपरेटली, तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ 3i कैप प्लस डी बाई डी टी ऑफ 4 टाइम्स टी जे कैप, है ना। तो यहां पे देखो 3 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये हो गया पूरा 0 प्लस यहां से 4 कांस्टेंट बाहर आ गया, टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में 1 होता है और ये बचा जे कैप। तो भैया ये क्या हुआ? 4 जे कैप। तो भैया हमारे पास ये एक्सीलरेशन का फंक्शन क्या बना? 4 जे कैप। तो पहले क्वेश्चन में हमें वेलोसिटी का फंक्शन निकालने के बोले थे एंड एक्सीलरेशन का फंक्शन निकालने को बोले थे, तो वो हमने निकाल लिया, बहुत ही बढ़िया। चलो अभी बी क्वेश्चन का आंसर देते हैं। भैया बी में क्या निकालने को बोला है? देखो फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ v ऑफ t एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकंड। एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकंड व्हाट इज द वेलोसिटी, सॉरी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ v ऑफ t एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकंड। ठीक है, अच्छा तो ये जो वेलोसिटी है ना, वो 1 सेकंड पे ये वेलोसिटी कितनी होगी वो निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, उसके साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी निकालनी है। तो चलिए वो निकाल लेते हैं। तो एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकंड, 1 सेक, एट t इज इक्वल्स टू 1 सेक, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी? पहले ये पता लगा लो कि वो 1 सेकंड पे वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में कितनी होगी, उसके बाद मैग्नीट्यूड लगाते हैं। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी कितनी होगी? तो जहां जहां पे ये t है ना, वहां पे ये वाले फंक्शन में, ये वाला जो हमें फंक्शन मिला उसके अंदर जहां जहां पे t है वहां पे हमें क्या प्लेस करना पड़ेगा? 1 सेकंड प्लेस करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे t की वैल्यू 1 प्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा भैया ये तो 3i कैप यही रहेगा क्योंकि यहाँ पे कोई t वाली टर्म है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे t वाली टर्म है तो यहाँ पे t की वैल्यू 1 प्लेस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 j कैप। तो भैया मुझे वैल्यू क्या मिली, मुझे वैल्यू मिली 3i कैप प्लस 4j कैप, है ना। तो ये हो गई हमारी वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में एट 1 सेकंड। लेकिन हमें उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, वेक्टर फॉर्म में नहीं रखना है, उसका मैग्नीट्यूड निकालने को बोले हैं। तो भैया इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो भैया मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, याद करो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट में x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। भैया x कंपोनेंट का स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर कितना 9, y कंपोनेंट का स्क्वायर मतलब कि 4 का स्क्वायर कितना 16। भैया ये तो हो गया अंडर रूट 25 और रूट 25 कितना होता है 5 होता है। तो भैया एक सेकंड पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 5 मीटर पर सेकंड आएगा। दिस इज द आंसर। ठीक है, रुको रुको रुको, ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड मिला, हमें डायरेक्शन भी पता लगानी है। एक सेकंड पे इसकी डायरेक्शन क्या होगी, सो एट 1 सेकंड इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन भी निकालनी पड़ेगी। और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू, याद करो tan इनवर्स y कंपोनेंट डिवाइड बाय x कंपोनेंट। y कंपोनेंट कितना है 4 है, x कंपोनेंट कितना है 3 है। तो ये हो गई डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या आई tan इनवर्स 4/3, है ना। तो ये एंगल कितना बनेगा, तो इसको जानने के लिए, क्योंकि मुझे पता है, आप भी याद कर लो कि मैथमेटिक्स में सीक्वेंस में आने वाली एक पेयर है जिसको हम 3 4 5 बोलते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना कि ये ऐसी पेयर है कि जो यहां पे अच्छे से सेट हो जाएगी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। अगर एक बाजू 3 है दूसरी बाजू 4 है तो उसका हाइपो होगा 5। और जब भी ये वाली पेयर बनेगी, इस तरह से कोई ट्राइंगल को आप शो कर सकते हो, तो ऐसे टाइम पे 3 के सामने वाला एंगल बनेगा 37 डिग्री का एंड 4 के सामने वाला एंगल बनेगा 53 डिग्री का। ठीक है, 3 के सामने वाला बाजू साइड जितनी छोटी उतना एंगल सामने वाला छोटा, जितनी बाजू मोटी उतना उसके सामने वाला एंगल मोटा होगा। ये सुनो, सीधी सी बात है ना, बस ये आपको याद रखना। देखो ये एंगल ना बहुत ही फेमस एंगल है, कॉम्पिटिटिव में 37 डिग्री एंड 53 डिग्री बहुत ही फेमस एंगल है। बच्चे क्या करते हैं इसका पॉइंट में आंसर ना, ये tan इनवर्स साइन वैल्यू 37 डिग्री की 53 डिग्री की ना रट्टा मान लेते हैं। भाई पॉइंट में रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, क्या करो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दो, 3 4 5 ऐसे अरेंज कर दो और 3 के सामने वाली जो एंगल होगा उसको 37 लिख दो, 4 के सामने वाला एंगल 53 लिख दो। अगर किसी को कंफ्यूजन आता है कि सर ये 37 कहां लिखना है 53 कहां लिखना है, तो भैया अपने आप को पूछो क्वेश्चन कि सर अगर यहां पे एक बाजू एक साइड 3 है और दूसरी साइड 4 है, तो दोनों में से कौन सी साइड छोटी है, तो ये वाली 3 वाली साइड छोटी है। छोटी साइड के सामने का एंगल क्या होता है, छोटा रहता है। बड़ी साइड के सामने का एंगल क्या होता है, बड़ा होता है कि नहीं। तो यहां से आप आसानी से पता लगा सकते हो, यहां से आप आसानी से पता लगा सकते हो, यस और नो। तो 3 के सामने वाला एंगल बनेगा 37 डिग्री का, 4 के सामने वाला 53 डिग्री। अगर कोई आपको पूछे कि अब यहां से साइन 37 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो क्या होगी साइन 37 डिग्री की वैल्यू 3/5। कोई बोले कि भाई cos 53 की वैल्यू क्या बनेगी, तो वो भी 3/5। तो यहां से आप सारी चीजें लगा सकते हो, tan sin सब कुछ यहां से निकाल सकते हो। ये बहुत ही फेमस एंगल है 37 53। ठीक है, तो यहां पे मुझे क्या करना है, tan इनवर्स 4/3 की वैल्यू निकालनी है। भैया tan के लिए कौन सा ऐसा एंगल, इसको ना मैं यहां से इस तरह से ना देख के कैसे देखता हूं, tan इनवर्स को वापस लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आता हूं, तो मैं यहां पे देखूंगा कि भैया ये होगा tan थीटा दैट इज इक्वल्स टू 4/3। जरा सोच के मुझे बताओ कि यहां पे कौन सा ऐसा एंगल का tan मेजरमेंट लूं ताकि मुझे 4/3 मिले। आसानी से बता सकते हो कि भैया ये सामने वाली, ये पास वाली, सामने वाली 4 होनी चाहिए, पास वाली 3 होनी। सर कैसे पता लगा, अरे भैया tan क्या होता है, सामने वाली बाजू डिवाइड बाय पास वाली बाजू। तो मेरे लिए सामने वाली 4 की होनी चाहिए, पास वाली 3 की होनी चाहिए, तो उसके लिए मुझे कौन सा एंगल लेना पड़ेगा, 53 डिग्री लेना पड़ेगा। मतलब कि यहां पे मैं tan, ये जो 4/3 इसको मैं क्या लिख सकता हूं, tan 53 लिख सकता हूं, है कि नहीं। तो यहां से देखो tan थीटा इज इक्वल टू tan 53, तो आसानी से बता सकते हो कि थीटा कितना होना चाहिए, 53 डिग्री होना चाहिए। मतलब कि यहां पे हम ये पता लगा लिए कि एट 1 सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस कितना एंगल पे आएगी? 53 डिग्री के एंगल पे आएगी, है ना। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस कितना एंगल पे आएगी? 353 डिग्री के एंगल पे आएगी। क्लियर हुआ ये पॉइंट? क्लियर है? आसान है ना, एकदम आसान है भाई, बहुत कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पे, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। वहां पे सिर्फ एक डायरेक्शन के लिए सारी चीजें करते थे, यहाँ पे दो दो डायरेक्शन के लिए एक साथ सारी चीजें यहाँ पे हमें करनी पड़ेगी, बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। बाकी सारे कॉन्सेप्ट भी वही, सारी चीजें वही। और यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है भैया? ये मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? तो भैया अंडर रूट में एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, एंड दूसरा है डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? मैंने क्या बोला था? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y कंपोनेंट डिवाइड बाय x कंपोनेंट। बस यही याद रखना है, बात खत्म, ठीक है। क्लियर है? तो यहां पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय।